मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस लेक्चर के साथ मैं आप सभी अपने ऑनलाइन कोर्स करने वाले मित्रों का एफईआईएस के इस इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। यह वेलकम आपको थोड़ा सा एक नए तरह का वेलकम लगा होगा, तो यह कुछ कारणवश है या अकारण ही मैं कुछ ऐसा कह गया हूं। दोस्तों, इसके पीछे कारण है। ये जो मैं बात कह रहा हूं, एक कारण के तहत कह रहा हूं, और वो कारण क्या है? देखिए, मैंने कहा अर्थशास्त्र में स्वागत है। अर्थशास्त्र में सामान्यतया मेरा ये अनुभव रहा है कि जैसे ही अर्थशास्त्र की बात आती है, वैसे स्टूडेंट के चेहरे पर बेचैनी का एक अलग किस्म का भाव उभरने लगता है। उनको लगता है कि अरे, ये अर्थशास्त्र है, ये बहुत कोई कठिन शास्त्र होगा, पता नहीं हमारे पल्ले पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। और जैसे ही आप किसी चीज़ को बहुत कठिन समझ लेते हैं, डेफिनेटली वो चाहे फिर कितनी भी सरल क्यों ना हो, आपके लिए कठिन ही हो जाएगी। तो क्या सच में अर्थशास्त्र विषय ऐसा है? सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि मुझे यह तथ्य आपके सामने बहुत स्पष्ट कर देना चाहिए कि दरअसल यह है क्या, और इसे मैं सच पूछे तो अपने एक व्यावहारिक अनुभव के द्वारा पहले स्पष्ट करना चाहूँगा। देखिए, मैं इस बात के लिए क्षमा चाहता हूँ कि मैं थोड़ी सी अपनी बात कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि अपनी बात के जरिए शायद मैं आप तक अपनी बात ज़्यादा अच्छे से पहुँचा सकूँगा। नाइन्थ के बाद मैं कहीं स्कूल कॉलेज पढ़ने नहीं गया। हाँ, एमए ज़रूर मैंने रेगुलर स्टूडेंट के रूप में हिंदी लिटरेचर में किया था। तो जब फर्स्ट ईयर में मैं पहुंचा, मैं प्राइवेट स्टूडेंट रहा, प्राइवेट परीक्षा देता रहा, और जब मैं कॉलेज में पहुंचा तो मुझे फर्स्ट ईयर के लिए 3 सब्जेक्ट डिसाइड करने थे कि मुझे कौन कौन से 3 विषय लेने हैं। तो मैंने जो विषय लिए थे वो था हिंदी साहित्य, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। अब सवाल यह है कि इन विषयों को लेने के पीछे कारण क्या था, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। क्योंकि उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था कि कोई सिविल सर्विस देना है, से एग्ज़ाम देना है, कुछ बनना है, नथिंग। एक पढ़ाई करनी है तो ठीक है, कर लेते हैं। लेकिन जब विषय के चयन की बात आई तो मुझे लगा कि नहीं, इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होना चाहिए। तो लिटरेचर मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि उसमें थोड़ा सा पढ़ने लिखने में और इस तरह की थोड़ी सी रुचि थी। मैंने कहानी और उपन्यास पढ़ने की रुचि पहले से डेवलप हो गई थी, तो लिटरेचर ले लिया। पॉलिटिकल साइंस मैंने इसलिए लिया कि नहीं, हमें अपने देश की राजनीति को समझना चाहिए, तो पॉलिटिकल साइंस ले लिया। अब बात इकोनॉमिक्स की आई। जब मैं इकोनॉमिक्स के बारे में वहाँ किसी से बात करता था तो कहते थे कि नहीं नहीं, ये बहुत कठिन है और ये विषय नहीं लेना चाहिए। देखिए, वही दिमाग में हो सकता है आपकी भी बात बैठी हुई हो कि नहीं नहीं, ये बहुत कठिन है। मैंने क्या सोचा? मैंने सोचा कि देखिए, ये इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है। और अर्थशास्त्र है क्या? अर्थशास्त्र का मतलब है बाजार, अर्थशास्त्र का मतलब है लेन देन, अर्थशास्त्र का मतलब है लाभ हानि, अर्थशास्त्र का मतलब है खरीद फरोख्त। यही सब अर्थशास्त्र है। और मैं दुकानदारी कर ही रहा था। भले मेरी दुकान छोटी सी थी, हम लोगों की गांव में दुकान थी, ऐसी कोई बड़ी बहुत फर्म नहीं थी। लेकिन मुझे लगा कि यार, अगर अर्थशास्त्र कुछ होगा भी, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, तो उसका बीज तो इसी में ही होगा ना, इस दुकानदारी में ही होगा। खेती बाड़ी मैं कर ही रहा हूँ, उसमें खेती बाड़ी की कुछ बात हो सकती है। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे यह विषय लेना चाहिए। और इसलिए लेना चाहिए, इसके 2 कारण है। पहला तो यह है कि इस काम को मैं कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि इस काम को मैं अर्थशास्त्र पढ़ने के बाद और बेहतर तरीके से कर सकूं। और दूसरा ये कि चूंकि मैं इस काम को कर रहा हूं, तो जब मैं विषय को पढ़ूंगा तो उस विषय को समझने में मुझे बड़ी मदद मिलेगी। तो देखिए, दोनों ही बातें थी कि चूंकि मैं प्रैक्टिकली बिजनेस कर रहा हूं, तो अर्थशास्त्र बिजनेस की ही बात करता होगा, तो मुझे उस विषय को समझने में आसानी हो जाएगी। और फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे वहाँ से नई नई पता लगेंगी, तो उसको मैं अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकूँगा, तो मेरा बिजनेस भी बेहतर हो जाएगा। तो इसीलिए ये मेरे लिए ज़्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा, व्यावहारिक होगा, तो मुझे यह विषय भी ले लेना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने अर्थशास्त्र ले लिया। 3 साल तक मैंने अर्थशास्त्र पढ़ा, अपने से ही पढ़ा, किसी से कोई ट्यूशन, कोई मदद नहीं। गांव में कौन मदद करने वाला था? लेकिन आप विश्वास कीजिए, और मैं पूरे विश्वास के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ ये कह रहा हूँ, और आपको विश्वास भी दिलाता हूँ कि जो अर्थशास्त्र है वह उतना कठिन नहीं है जितना आपने समझ रखा है, अगर समझा हो तो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये कोई समाजशास्त्र और दूसरे विषयों की तरह बिल्कुल सरल ही है, ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, मैंने तो अर्थशास्त्र इसलिए ले लिया क्योंकि मैं दुकान कर रहा था, या क्यों कह लीजिए कि मैं छोटा मोटा ही सही, लेकिन एक बिजनेसमैन था।
लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि अगर भारत का कोई भी नागरिक या दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर अर्थशास्त्र विषय लेता है, तो क्या सच में वह उससे पूरी तरह अनजान है? आप सोच करके देखिए, अगर मैं यही प्रश्न आपसे कर रहा हूं करूं कि क्या आप सच में अर्थशास्त्र से पूरी तरह अनजान हैं या इसका कोई अनुभव आपके पास नहीं है, तो आपका उत्तर क्या होगा? हो सकता है कि तात्कालिक उत्तर यही हो कि नहीं नहीं, मैं इससे बिल्कुल अनजान हूँ और मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, मुझे मेरे पास इसका कोई अनुभव नहीं है। हो सकता है तात्कालिक उत्तर यही हो। लेकिन जब आप थोड़ा विचार पूर्वक उत्तर देने की कोशिश करेंगे तो धीरे 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 आप इस नतीजे पर पहुंचते चले जाएंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे ठीक है, इसका बहुत सिस्टमैटिक तरीके से जानकारी नहीं है, जैसे कि अर्थशास्त्री को होता है या उसको होता है जिसने अर्थशास्त्र पढ़ रखा है, लेकिन कुछ न कुछ जानकारी तो मुझे भी है। ठीक उसी तरह से जैसे कि आप बहुत बड़े सिंगर नहीं हो सकते हैं, आप गायक नहीं हैं, आप सारा गामा पाधा निशा नहीं जानते हैं, आपने बहुत ज़्यादा इस गायन का रियाज भी नहीं किया है, लेकिन गुनगुनाते तो हैं, लेकिन गाते तो हैं। किसने सिखाया आपको? किसी ने नहीं सिखाया, बस सुन लिया, देख लिया, गुनगुनाने लगे, धीरे धीरे गाने भी लगे। तो अर्थशास्त्र को आप थोड़ा सा इसी तरह का मान कर चलिए, लेकिन थोड़ी गंभीरता के साथ। गंभीरता के साथ इसलिए कि जो ये अर्थशास्त्र है वो एकदम इतना सरल भी नहीं है कि हम इसे यूं कह लें कि हर कोई अर्थशास्त्री ही है, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है कि हम यूं कह लें कि किसी के पास इसका कोई अनुभव नहीं है। दोस्तों, यदि आप बाजार जाते हैं, यदि आप कोई सामान खरीदते हैं, देखिए सामान खरीदते हैं तो फिर क्या करते हैं, जरा अब इसको थोड़ा सा विस्तार देने की कोशिश कीजिए। जब आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो क्या करते हैं? पहली बात, आप ये डिसाइड करते हैं कि मुझे यह सामान लेना है कि नहीं लेना है। जब आप क्या सोच लेते हैं कि यह लेना है, तो फिर आप डिसाइड करते हैं कि मुझे कितने का लेना, यानी कि मेरा बजट क्या है। तो आप अपना बजट बनाते हैं ना, आप अपना बजट बनाते हैं। सरकार अपना बजट बनाती है, तो आप अपना बजट बनाते हैं। बजट बनाने के बाद फिर आप डिसाइड करते हैं कि मुझे यह सामान कहाँ मिलेगा, तो फिर आप वहाँ जाते हैं और फिर यह भी डिसाइड करते हैं कि कहाँ अच्छा सामान मिलेगा, और इतना ही नहीं बल्कि कहाँ सस्ता मिलेगा, वहाँ आप जाते हैं। लेकिन अगर आपको भरोसा नहीं रहता तो उसके बारे में आप 4-5 जगह पूछते हैं, और पूछने के बाद फिर फैसला करते हैं कि मुझे ये सामान खरीदना है। फिर आप सामान खरीदते हैं, फिर आप उसका उपयोग करते हैं। तो अब आप देखिए कि एक बार मैंने बहुत छोटी सी एक्टिविटी आपको बताई है, बहुत छोटी सी एक्टिविटी। तो यहाँ क्या आप अर्थशास्त्र का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? आप अर्थशास्त्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ही नहीं बल्कि दूसरा भी अर्थशास्त्र का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अगर मैं अपना सामान ग्राहक को सस्ते रेट में नहीं दूंगा, या यूं कह लीजिए कि मुझसे सस्ते रेट में कोई दूसरा दुकानदार सामान दे देगा, तो मेरा ग्राहक जो कि अभी आप हैं वो उस दुकान में चला जाएगा। तो उसको अपने सामान की जो कीमत है वो बहुत सोच समझ कर रखनी पड़ती है। तो कीमत का निर्धारण भी अर्थशास्त्र है। आप जो खरीदने के लिए बजट बना रहे हैं वो अर्थशास्त्र है, और बजट बनाने से पहले आपने कमाई भी तो की होगी। तो जिस तरीके से आप कमाई कर रहे हैं वह भी अर्थशास्त्र का हिस्सा है। रोजगार आप पढ़ेंगे ना, तो वह अर्थशास्त्र है। आपकी माँ भी अर्थशास्त्री है, उस रूप में नहीं जिस रूप में हम सामान्य तौर पर अर्थशास्त्री शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि उनके पास भी अर्थशास्त्र का सामान्य ज्ञान है, भले ही उस ज्ञान को आप घरेलू अर्थशास्त्र कह लीजिए। यानी कि मान कर चलिए कि आप भी थोड़ा मोड़ा अर्थशास्त्र का ज्ञान रखते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे कि आप भी कभी कभी गाते हैं और कभी कभी गुनगुनाते हैं, लेकिन आप गायक नहीं हैं। मित्रों, मैं ये बात जानबूझ करके कह रहा हूं, जानबूझ करके इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए जो शास्त्र हमारे यहां बने हैं, केवल अर्थशास्त्र के साथ ही नहीं है, समाज के साथ भी तो शास्त्र लगा है, समाज शास्त्र। अब बताइए कि समाज के साथ शास्त्र क्यों लग गया? शास्त्र का मतलब होता है विज्ञान, या यूं कह लीजिए कि एक सिस्टमेटिक स्टडी। अर्थशास्त्र के बारे में आपके पास सिस्टमेटिक स्टडी नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे गाना गाने के लिए आपके पास सिस्टमेटिक तरीके से जानकारी भी नहीं है और रियाज भी नहीं है, लेकिन आप काम तो कर रहे हैं, राइट? आप कॉलेज के स्टेज पे जाकर के कभी गाते होंगे, दोस्तों के बीच में जाकर के गाते होंगे, भले ही आपको उसका सिस्टमेटिक ज्ञान नहीं है। तो शास्त्र
किसी भी विषय का हमें एक बहुत ही व्यवस्थित ज्ञान उपलब्ध कराता है। तो जब हमारा कोई भी ज्ञान व्यवस्थित हो जाता है तो वो शास्त्र का हिस्सा बन जाता है। तो समाज के बारे में जब हम व्यवस्थित तरीके से जानते हैं, या वह किताब या एजुकेशन की वह ब्रांच, नॉलेज की वह ब्रांच जो हमें समाज के बारे में सिस्टमेटिक तरीके से बताती है, उसे हम समाजशास्त्र कह देते हैं। जो राजनीति के बारे में बताती है उसे हम राजनीति शास्त्र कह देते हैं। और जो हमें वनस्पति के बारे में बताती है उसे हम वनस्पति शास्त्र कह देते हैं, वो बॉटनी का हिस्सा हो जाता है। और जो जीव के बारे में बताती है उसे हम जीव शास्त्र कह देते हैं। अब आप देखिए कि साइंस में भी वहां आप वही देख रहे हैं, शास्त्र देख रहे हैं। यहां आप आर्ट्स में भी शास्त्र देख रहे हैं। तो बेसिकली शास्त्र है क्या? शास्त्र कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल सी बात है। वो ये है कि शास्त्र किसी भी विषय का विज्ञान है, साइंस है। और हर विषय का विज्ञान होता है, हर विषय का विज्ञान होता है। जब हम किसी भी विषय को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से जानने की कोशिश करते हैं तो वह विज्ञान बन जाता है, राइट। और जब हम उसे जान लेते हैं तो हम उसके शास्त्री बन जाते हैं, अर्थशास्त्री बन जाते हैं, समाजशास्त्री बन जाते हैं, राइट। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। इसलिए जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो देखिए, अर्थशास्त्र का सामान्य ज्ञान है जो ऑलरेडी आपके पास है। और मैं यहाँ स्पेशली एक बात कहना चाहूंगा कि जब भी आप अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को पढ़ें तो अपने दिमाग में एक मॉडल लेकर के आए। आपको मॉडल अवेलेबल मिलेंगे। अपने दिमाग में एक मॉडल लेके आए कि अच्छा ये बाजार की बात की जा रही है, अच्छा ये डिमांड एंड सप्लाई की बात की जा रही है, अच्छा ये बजट की बात की जा रही है, अच्छा ये बैंक की बात की जा रही है। यही सब बातें तो आप अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे। तो आप अपने दिमाग में ले करके आइए ना उस मॉडल को, और वहाँ आप दृश्य चित्र बनाइए अपने दिमाग में कि अच्छा इसके बारे में कैसे काम होता है, अच्छा इसके बारे में ये बात होती है, अच्छा इसके बारे में ये प्रॉब्लम आती है, इस प्रॉब्लम का फिर ये सलूशन होता है। तो जैसे ही आप अपने पढ़े हुए ज्ञान को ये अनुभवजन्य लैब में जाकर के ढूंढेंगे। अनुभवजन्य लैब का मतलब है जो आपके पास एक्सपीरियंस है, उसे आप एक लेबोरेटरी बना लीजिए। जैसे कि विज्ञान, केमिस्ट्री, फिजिक्स की लेबोरेटरीज होती हैं, उसी तरह से ये आपकी लेबोरेटरीज है। आप उन्हें अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। तो आप देखिए कि कैसे वही विषय जो आपको अब तक बड़ा पारिभाषिक लग रहा था, बहुत कठिन लग रहा था, बहुत ही व्याकरणिक लग रहा था, बहुत ही शास्त्रीय लग रहा था, क्लासिकल लग रहा था, उस सेंस में नहीं, क्लासिकल लग रहा था, वह अब कैसे आपको, उतना आसान तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि नहीं आपके पकड़ में आने वाली चीज़ है। नहीं इसके बारे में तो मैं कुछ जानता हूँ, नहीं इसके बारे में मैंने कहीं कुछ सुना है, नहीं इस गुत्थी को मैं ऐसे सुलझा सकता हूँ। आपको सुलझाने के लिए उसके जो सूत्र हैं वो हाथ में आ जाएंगे। अगर सिरा हाथ में आ गया तो फिर किसी भी चीज़ को, किसी भी गुत्थी को आसानी से सुलझाया जा सकता है। यहां मैं एक अपनी बात को इस उदाहरण के जरिए शायद ज़्यादा अच्छे से आपके सामने व्यक्त कर पाऊंगा। जब हम सिविल सर्विस की तैयारी के बारे में अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो हमारी नीति क्या होनी चाहिए, इस नीति को तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, क्योंकि स्टूडेंट को मैंने यहाँ बहुत भटकते हुए देखा है। और सिविल सर्विस की तैयारी का एक बहुत बड़ा चैलेंज यही है कि आप अपने को भटकने से बचाएं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, जो आपका सिविल सर्विस का जो सिलेबस है 2 भागों में है। अगर हम अर्थशास्त्र की बात को लेकर के चले, एक भाग आपका अर्थशास्त्र का है, दूसरा भाग आपका अर्थव्यवस्था का है। सिलेबस में तो अर्थशास्त्र शब्द का उपयोग भी नहीं किया गया, अर्थव्यवस्था का उपयोग किया गया है। लेकिन अर्थव्यवस्था को आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि आप अर्थशास्त्र को नहीं समझेंगे। इसके बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे। यहां जो आपको बात बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है वो ये है कि उदाहरण के तौर पर एक ड्राइवर है, आपकी कार चला रहा है, कार का ड्राइवर है, या चाहे वो ट्रक का ही ड्राइवर क्यों ना हो। अब आप देखिए वह गाड़ी चलाना जानता है, ठीक है। उस रूप में तो आप भी अर्थशास्त्री हैं। आप अपने घर का खर्चा चला रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, खरीद के सामान ला रहे हैं, जो पैसा बच रहा है उसको बैंक में जमा कर रहे हैं, बैंक जा रहे हैं, बैंक से पैसा निकाल रहे हैं। जब आप पैसा जमा कर रहे हैं कहीं भी तो आप कैलकुलेट करते हैं कि भैया मैं किस बैंक में जमा करूं, बैंक के किस अकाउंट में जमा करूं, मैं बैंक में जमा करूं या मैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगाऊं या मैं प्रॉपर्टी खरीद लूं। आप डिसाइड करते हैं ना। इसका मतलब है कि आप ड्राइवर तो हैं, अर्थशास्त्र के ड्राइवर हैं, ठीक है। अब जो दूसरा जो पक्ष होता है वो क्या पक्ष होता है? एक तो ऐसे ड्राइवर होते हैं, खासकर जो कार के मालिक होते हैं, वो भी ड्राइवरी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो ड्राइवर रखा हुआ होता है, उस ड्राइवर और कार के मालिक के ड्राइवर में एक
छोटा सा फर्क होता है। वो ये है कि जो कार का मालिक है वो कार ड्राइव करने जानता है बस, लेकिन जो उसने ड्राइवर रखा हुआ है वो ड्राइवर कार को ड्राइव करना तो जानता ही जानता है, उसके साथ ही वो एक चीज और जानता है, और वो ये है कि अगर कार में छोटी मोटी खराबी आ जाए तो उसको भी वो ठीक कर सकता है। लेकिन मालिक ठीक नहीं कर सकता, कि उसको लगता है कि भैया ड्राइवर है वो ठीक कर लेगा, या हम मैकेनिक के पास भेज देंगे वो ठीक कर देगा, राइट। तो अब आप देखिए कि कार जो मालिक है वो कार ड्राइव कर रहा है, लेकिन कार के मैकेनिज्म के बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन ये जो ड्राइवर है एक कार ड्राइव भी कर लेता है, लेकिन मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा बहुत जानता है। अगर गाड़ी थोड़ी बहुत खराब हो जाए, चक्का पंचर हो जाए और कुछ हो जाए तो उतना वो ठीक ठाक कर लेता है। लेकिन तीसरा है मैकेनिक। वो मैकेनिक क्या है? मैकेनिक वो है जो गाड़ी के पूरे सिस्टम के बारे में जानता है। अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाए, ड्राइवर ठीक नहीं कर पा रहा है, तो मैकेनिक को आप दे आते हैं और वो बकायदे आपके कार को ठीक कर देता है, चाहे कार कितनी भी खराब क्यों ना हो। तो ये 3 स्तर हुए, राइट। एक कार का मालिक जो कार ड्राइव कर रहा है, दूसरा कार का ड्राइवर मतलब मालिक का ड्राइवर, और तीसरा हो गया मैकेनिक। अर्थशास्त्र के बारे में आप मालिक हैं, कार के मालिक हैं, अर्थशास्त्र आपको उतना आता है, आप अपना काम चला रहे हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है सिविल सर्विस एग्जाम की दृष्टि से, कि आप अपना काम चला रहे हैं वहां तक ठीक है, बस आप अब थोड़ा सा कार का ड्राइवर बन जाइए, वह ड्राइवर जो मालिक के यहां नौकरी करता है। यानी कि अर्थशास्त्र को जानने के साथ ही साथ उसको थोड़ा सा और अधिक देख लीजिए, यानी कि उसके व्याकरण को, उसके सिद्धांतों को भी थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से समझ लीजिए, थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से। मैं रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से, ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा तो फिर आप अर्थशास्त्री बनने जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप मैकेनिक बनने जा रहे हैं। और अगर आपने मैकेनिक बनने की कोशिश की कि नहीं नहीं मुझे तो पूरा अर्थशास्त्र ही जानना है, तब फिर आप जनरल स्टडीज की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप इकोनॉमिक्स के ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। और याद रखिए कि अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में घुस जाएंगे तो जो जनरल स्टडीज़ की तैयारी है वो आपसे छूट जाएगी। देखिए, अगर आपका इकोनॉमिक्स ऑप्शनल ही है फिर तो अर्थशास्त्र की तैयारी अलग से आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप अर्थशास्त्र के ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में तैयारी करने चलेंगे तो फिर आप मान करके चलिए कि आप भटक रहे हैं, आप एक ऐसे रास्ते पर जा रहे हैं जहां चलने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसे ही मैंने शुरू में कहा, भटकाव। आपको अपने आप को इस भटकाव से बचाना है, क्योंकि वो अनावश्यक घूमना होगा, अनावश्यक दौड़ लगाना होगा। बेहतर होगा कि आप इस समय का उपयोग, अपनी इस क्षमता का उपयोग दूसरे विषयों के लिए करें, क्योंकि ये आपको कोई लाभ नहीं पहुंचाएगा। तो होता क्या है कि जब स्टूडेंट इकोनॉमिक्स की तैयारी करता है जनरल स्टडीज के लिए, तो जब किताबें पलटता है तो उन किताबों में उसे बहुत सी थ्योरीज मिलेंगी, बहुत से विस्तार मिलेंगे, ढेर सारे टॉपिक्स मिलेंगे। तो उसे लगता है कि ये भी जान लेना चाहिए, ये भी जान लेना चाहिए, ये भी पढ़ लेना चाहिए, ये भी मेरे काम का है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी पूछ लिया जाए, पूछ लिया जाएगा तो मेरा छूट जाएगा। तो इससे उसके भटकाव की जो आशंका है वो बढ़ जाती है, और वो इतनी सारी चीज़ें बटोरने के चक्कर में पता लगता है कि किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से अपने पास नहीं रख पाता, और उसके साथ फिर यूँ कह लीजिए कि एक हादसा ही घटित होने जैसा लगता है कि पता लगा कि एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे गए हैं, प्री में भी और मेंस में भी, लेकिन वो उन्हें बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके दिमाग में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। तो दोस्तों, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आप कार के मालिक हैं और आपको ड्राइविंग आती है। अब आपको एक जो प्रोफेशनल ड्राइवर है, जिसे गाड़ी का थोड़ा सा मैकेनिज्म भी आता है, वो बनना है। और इसी बात को आधार बनाकर, या कह लीजिए सिद्धांत कह लीजिए, इसी सिद्धांत को ध्यान में रखकर मैं यहाँ आपसे इकोनॉमिक्स के बारे में बातें करूँगा, पहली बात। दूसरी बात, मैं इकोनॉमिक्स के उन क्षेत्रों की बात आपसे करूंगा जो आपको अर्थव्यवस्था को समझने में मदद कर सके। मैं पूरे इकोनॉमिक्स की चर्चा नहीं करूंगा, केवल उस हिस्से को जिसके माध्यम से आप अर्थव्यवस्था को समझ सकें।
राइट। दूसरी जो छोटी सी सूचना है आपकी पूरी प्रिपरेशन के लिए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, मैंने 2 किताबें लिखी हैं, भाग 1 और भाग 2, और किताब का शीर्षक है आप आईएएस कैसे बनेंगे। मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है और पूरी ईमानदारी के साथ लगता है कि ये पुस्तक आपके पास होनी चाहिए। प्रिपरेशन के दौरान आपके सामने जो भी प्रश्न खड़े होंगे उन प्रश्नों के उत्तर ये पुस्तक आपको देगी, और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो सके इसके लिए सही मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराएगी। यदि आप चाहें तो आप ये पुस्तकें ले सकते हैं, और इसका जो लिंक है वह नीचे दिया गया है। तो फ्रेंड्स, अब इसे मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।